लास्ट पॉइंट कौन सा था, किसी को मालूम है? मुझे तो नहीं मालूम है, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था, 2mn/b ln 2। ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया था। यस, कर लिया था। राइट। देखो, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, मजा करते हैं। वापिस करवा रहा हूं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। माय क्वेश्चन इज दैट कि कल हम लोगों ने ये देखा कि डैम्पिंग ऑसिलेशन जो होगा बेटा, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है AE माइनस BT बाई ट्वाइस एम। क्लियर? तो ये जो एम्पलीट्यूड मिला हम लोगों को, उसमें मतलब उसका एम्पलीट्यूड कैसे है, पहले 100% है, देन कम हो जाएगा, ऐसे डिक्रीज हो रहा है एम्पलीट्यूड। मतलब अब 50% हो गया। देखो, ये 100% था, तो ये 50% हो गया, मतलब आधा हो गया। ये 25% यानी कि A/4 हो गया। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया, इफ AT इज इक्वल टू A/n की जगह 1 रखो तो आधा होगा, n की जगह 2 रखो तो डिवाइडेड बाय 4 होगा। तो उसके लिए जो टाइम है 2mn/b ln 2। ln 2 की वैल्यू कितनी मिली थी बेटा हम लोगों को? पॉइंट, खुशी सोनी कितनी मिली थी बेटा हम लोगों को? 0.693 मिली थी। राइट ना बेटा? हाँ या ना बोलो? क्लियर? 0.693 मिली थी हम लोगों को। तो बेसिकली पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाए तो एनर्जी भी आधी होगी। तो उसके लिए भी टाइम क्या था बेटा? mn/b था। एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट करवा रहा हूं। इफ एम्पलीट्यूड इज A/E पार्ट, A/E पार्ट मतलब ईथ पार्ट होने के लिए, ओरिजिनल जो है ना, उससे ईथ पार्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो देखो, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? AE माइनस BT बाई ट्वाइस एम। ए कट, माइनस को मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, BT बाई 2m। अब देख सकते हो ना, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी सेम होना चाहिए, तभी इक्वल होगा ना। तो BT बाई ट्वाइस एम, अपना मुंह हिलाओ, हाँ या ना बोलते रहो बेटा। मैंने बोला मैं सबको देख रहा हूं। तो T इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ट्वाइस m/b। चलो एक काम करो, इलस्ट्रेशन 10 निकालो टेक्स्ट बुक का। चलो खुशी, आप बोलोगे इलस्ट्रेशन 10, अनम्यूट होके बोलो बेटा।
हार्वी बुक है ना आपके पास? चलो प्रियांशी, केशा आप रीड कर दो जल्दी से। For the damped oscillation shown in the figure 14.19, the mass m of the block is 200 gram, k is equal to 19 जस्ट मिनट, nm. जस्ट मिनट बेटा, जस्ट मिनट। मास आपको 200 ग्राम दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट 90 न्यूटन पर मीटर दिया है बेटा। तो ये SI है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। 0.2 kg डिवाइडेड बाय 1000। ओके, आगे बेटा बोलो। And the damping constant B is 40 gram per second. ग्राम पर सेकेंड को किलोग्राम पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। 0.04 किलोग्राम पर सेकेंड। आगे बेटा। Calculate A the period of oscillation, B time taken for its amplitude of vibration to drop the half of its initial value, and C the time taken for its mechanical energy to drop to half its initial value. देखो ये क्वेश्चन है, मैं लिखता गया, इसको ऐसे क्वेश्चन रीड किया जाता है। सबसे पहले पीरियोडिक टाइम फाइंड करना है, तो इसका तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या? 2π√m/k, right? 2 multiplied by 3.14, what is the m? 0.2 divided by 90। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एम्पलीट्यूड आधा हुआ, उसके लिए कितना टाइम लगेगा बेटा? तो आधा मतलब a/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो n इज इक्वल टू 1 हुआ बेटा कि नहीं हुआ? तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 2mn/b। तो 2, व्हाट इज द मास? n की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0.04, 2 2 4 कट हुआ, एक पॉइंट कट हुआ, 6.93 सेकेंड। ऐसा ही आ रहा है ना, देखो तो। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? एनर्जी आधी होने का टाइम, तो कल ही फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, क्या था? mn/b था बेटा। क्या था बेटा? फर्क बेटा इतना ही है, क्या दिखाई दे रहा है फर्क ये दोनों में? यहाँ पे 2mn/b, यहाँ पे mn/b। ये एनर्जी का टाइम है। व्हाट इज द m? n1 0.04। कितना आएगा बेटा? 3.4 t3 या 5 6 क्लियर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कोई क्वेश्चन में पहले वाले में देखो, फर्स्ट पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है बेटा इसका? ओके, 0.29 सेकेंड। सबको समझ में आया? गिव मी अ रिप्लाई बेटा, यस या नो।
यस यस, ओके, वेरी गुड। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। आज का और कल का लेक्चर दोनों आज साथ में अपलोड करूंगा, जिनका बाकी है वो देख लेना। क्लियर? अब देखो, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन। देखो, एक सिंपल बात है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो जब भी मोशन करता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द आइडियल कंडीशन। रियल कंडीशन एक्चुअल में क्या है बेटा उसकी? डैम्प ऑसिलेशन। आहिस्ता आहिस्ता उसका ऑसिलेशन डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा। गिव मी अ रिप्ले बेटा। हम लोगों को उसको ऑसिलेशन कंटिन्यू करवाना है, ऐसा करवाना है तो हम कर सकते हैं। कैसे? यहां से फोर्स देके हम लोग झूला झूल रहे होते, राइट? क्लियर? हम लोग झूला झूल रहे होते हैं ना, तो झूला झूलने के टाइम क्या होता है कि हम लोग एक बार फोर्स दे दिया तो ऐसे झूलते रहेंगे कंटिन्यूस। इनिशियल बेस पे एक आध दो झूले कंटिन्यूस आप झूलते रहे, उस टाइम पे भी जो लोग झूला झूलने की फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बट वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। तो हम लोग उस झूला झूलने को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? पेड़ लगाते हैं, यानी कि क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? वो झूला कंटिन्यूस झूलता रहेगा। लाइक ऐसे लग रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन रियल हो रहा है, जो आइडियल था वो, बट पीछे से हम लोग फोर्स दे रहे हैं। पेंडुलम क्लॉक में वही होता है, पीछे से फोर्स देना पड़ता है बेटा। उसमें ऐसी स्प्रिंग रखी जाती है। माय क्वेश्चन इज दैट, इस मतलब हम लोगों ने तीन टाइप्स के ऑसिलेशन देखे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आइडियल था, जो हम लोगों को स्टडी करने के लिए था। सेकेंड वन हम लोगों ने स्टडी किया डैम्प ऑसिलेशन, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने के बाद वो जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड वन हमने किया बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन। फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ही फोर्स लग रहा था, रिस्टोरिंग। डैम्प में दो लगा, रिस्टोरिंग भी लगा और रजिस्टिंग फोर्स भी लगा। अब फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन में ये दोनों तो लगेगा ही, क्योंकि एयर तो होगी और वापस भी आ रहा है, और हम लोग दे रहे हैं। हम लोग कैसा फोर्स दे रहे हैं बेटा? कंटिन्यूस फोर्स दे रहे हैं या देने के बाद जीरो? देने के बाद जीरो। फर्स्ट कंडीशन या सेकेंड कंडीशन? यानी कि वो फोर्स, यानी कि वो फोर्स कैसा फोर्स है? इनिशियल फोर्स दे रहे देन जीरो, इनिशियल फोर्स दे रहे देन जीरो। मतलब वो भी हार्मोनिक फोर्स है, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन? आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? क्लियर? बेसिकली जनरली क्या होगा फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन में? हम लोग जो फोर्स देंगे ना, वो पीरियोडिक फोर्स होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बोल रहा हूं। और इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, यहां पे जो ऑसिलेट कर रहा था तब नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, उसको मैं ओमेगा नॉट बोल रहा हूं। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे ना इसको, मतलब ये ओमेगा लगेगा, तो मतलब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अब वो ओमेगा हो जाएगी। मतलब अब फ्रीक्वेंसी है ना वो फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन की हो जाएगी। अब तीन टाइप्स के फोर्स लगेंगे, एक रिस्टोरिंग फोर्स, सेकेंड वन इज द माइनस बीवी वाला, एंड थर्ड
मैं इसको ऐसा लिखता हूं एफ नॉट कॉस ओमेगा टी या तो एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा वाला फोर्स, राइट, सिंपल हार्मोनिक फोर्स है, हार्मोनिक फोर्स, तो टोटल फोर्स 3 लगेगा। इस फोर्स का फॉर्मूला मैं लिखूं एम ए के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ नॉट साइन कोस ओमेगा टी। एक्सेलरेशन तो डी एक्स स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर होता है, माइनस के एक्स माइनस बी, इट्स डी वी बाई डी टी, अरे डी एक्स बाई डी टी। वी की जगह ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, माइनस को इस साइड आने दो, प्लस हो जाएगा, प्लस बी डी एक्स बाई डी टी माइनस, और ये भी इस साइड आया प्लस के एक्स। तो इक्वेशन क्या बना, डिवाइडेड बाय एम करो, डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय एम डिवाइडेड बाय एम, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाय एम एक्स is equal to f naught cos omega t. This is known as a second order differentiation equation of force based oscillation. इसका सॉल्यूशन जो होता है ना वो यही होगा ए टी कोस, मतलब ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, बट इसका एम्पलीट्यूड है ना वो बाहरी एम्पलीट्यूड है, क्या आता है एफ नोट अपॉन अंडर रूट एम स्क्वेयर। अब ये है ना विदाउट प्रूफ, आपको याद रखना है, फिर से मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, या तो उल्टा करो कोई बात नहीं, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उसके ऊपर 1/2 पावर, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन इज डिपेंड्स ऑन ये टर्म्स, रूट है ना इसका, इसलिए एम स्क्वायर निकल जाएगा, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, बी ओमेगा के ऊपर डिपेंड है। इन दो चीज के ऊपर एम्पलीट्यूड डिपेंड है। एक चीज बेटा कॉमनली याद रखना, इफ बी ओमेगा, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो है वो बहुत ही छोटा है इससे, मतलब ये 10 है और ये 0.001 है, तो इसमें ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपका जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो इतना आएगा, निकाल दिया मैंने। तो रूट वूट निकल गया। दूसरी बात फिर से एक बार बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, एक बार देखते रहो ना तो भी याद रह जाएगा ये। मैंने क्या बोला, इफ बी ओमेगा या तो स्क्वेयर करो, दोनों का स्क्वेयर किया था मैंने यहां पे, मीनिंग बोथ आर सेम, तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या मिला, एफ नॉट अपॉन सेम टू सेम, दूसरी कंडीशन इफ, उल्टी कंडीशन ले लो,
देन एम्पलीट्यूड क्या आएगा बेटा? अब इस कंडीशन में भी मैं ओमेगा और ओमेगा नॉट सेम ले लूं तो क्या होगा बेटा? दोनों सेम ले लो बेटा, क्या होगा? गिव मी रिप्ले। 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, बट आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा ना। आंसर क्या आएगा? एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो गया। सेम यही, इफ द एयर रेजिस्टेंस इज 0, मतलब यही कंडीशन को बोलेंगे एम्पलीट्यूड 0 होना। एम्पलीट्यूड 0 होना मतलब एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होना, उसी कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। मैक्सिमम, रेजोनेंस का मीनिंग दूसरा क्या होता है? मैक्सिमम बोलते हैं। देखो, इसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। ये ना थोड़ा आपके लेवल से आगे जा रहा है। थोड़ा बोल रहे हो कि ये कैलकुलेशन कैसा आया। एग्जाम में इसके कोई सम्स नहीं बनने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, इस थियरी के। बट मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा था, राइट? उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट। एवरीथिंग इज क्लियर? अब मैंने क्या किया, ऐसे फोर्स दिया, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी है, हाँ या ना? इसकी भी फ्रीक्वेंसी है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी है। अभी मैंने क्या बोला कि फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी। अब हमारी फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगेगा। हम लोग झूला झूल रहे थे, उसके पास नेचुरल झूला झूलने की फ्रीक्वेंसी थी। जैसे ही हमने पैर दिया ना, तो अब फ्रीक्वेंसी किसकी आ गई? पैर वाली आ गई ना, फोर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन इज दैट कि ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था और हम लोगों ने फोर्स से कुछ फ्रीक्वेंसी दी। सपोज जितनी नेचुरल थी उतनी ही फोर्स वाली आई, तो दोनों इक्वल हुई। दोनों इक्वल हुई ना, हाँ या ना? तो दोनों इक्वल हुई। दैट मीन्स दैट मीन्स उसी को क्या बोलते हैं बेटा? कि उस टाइम पे एम्पलीट्यूड जो है ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्लियर, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस कंडीशन। तो मैं एक रेजोनेंस इंस्ट्रूमेंट आपको बता दूं। वो चिंग वैंग आता है ना, हमारे घर के आगे, डोर के आगे कुछ लगाया जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको? चाइना का वो बोलते हैं ना, एयर वाइन आती है ना, तो जिससे छोटे छोटे रोड्स होते हैं अलग अलग, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, अलग अलग म्यूजिक अच्छा लगता है वो म्यूजिक। अरे फिनचेर, अरे ऐसा कुछ बोलते हैं ना, घर के आगे लगाया जाता है, याद है? एक डिस्क होती है, डिस्क के नीचे ऐसे चिंग वैन। सर विंड चाइम। विंड चाइम मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं, मुझे याद है। वो है ना, वो रेजोनेंस ही है और कुछ नहीं होता है। उसमें देखना, उसके रोड्स की लेंथ होती है ना बेटा, राइट, वो डिफरेंट होती है। एक रोड, दूसरा रोड, तीसरा रोड अलग अलग होता है। सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते होते हैं, एयर के हिसाब से। एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने से उसकी फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाएगी। बेटा वीडियो ऑन रखो प्लीज यार, मुझे भी मूड आए पढ़ाने के लिए, इसलिए तो मैं इसमें पढ़ाता हूं आपको, देखने के लिए तो। कब समझोगे बेटा? क्लियर? तो वो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे,
तो देखना वो कंटिन्यूस आवाज ही करते रहेंगे, एक ओनली एक, मतलब फॉर एग्जांपल एक आप एक काम करना, कोई एक को टच करना, कंटिन्यूस आवाज आती रहेगी, आवाज बंद ही नहीं होगी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि एक ने दूसरे को दे दिया तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो ऑसिलेट करने लगेगा, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी ना, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बन जाएगा, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 0 होने में टाइम लगेगा बेटा। क्लियर? दूसरी बात आपको एक्सप्लेन करता हूं, नोट डाउन करना, ये बहुत बड़ी बात है। कोई पूल होता है ना, पूल, उसके ऊपर कोई ब्रीज, मतलब यानी कि कोई पूल है मतलब लटकता, उसके ऊपर कभी भी है ना सोल्जर्स को मार्च करने नहीं देते हैं। क्यों? बेसिकली जो पूल होता है ऐसे, वो ऐसे है ना थोड़ा बहुत वाइब्रेट होता ही होगा, नेचुरली वाइब्रेट होता ही है, झूलता पूल होता है ना ऑलवेज, सभी जगह पे तो सपोर्ट नहीं लगाया है, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत तो वाइब्रेट करते ही होंगे, तो उसके पास कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, राइट? अब मेरी मेरी बात देखना, मैं जो बोल रहा हूं, सपोज ऐसा हुआ कि उसने मार्च करना स्टार्ट किया, तो ऐसे पूल के ऊपर ऐसे मार्च करेगा ना, 1 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ये लेफ्ट करने से उसने फोर्स तो दिया ना, तो उसका फोर्स की फ्रीक्वेंसी और झूला मतलब जो पूल था, ब्रीच की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज इक्वल हो गई, तो एम्पलीट्यूड वापस मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखो ब्रीज का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, अभी ऐसा झूल रहा था, अभी ऐसे झूलने लगेगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? पुल ब्रेक होने की संभावना ज्यादा है, राइट? तो ये भी कंडीशन है। दूसरी बात, अर्थक्वेक जब आती है ना, अर्थक्वेक बहुत हाईली नहीं बोल रहा हूं, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा हूं, मिनिमम इंटेंसिटी वाली जो अर्थक्वेक आती है, अर्थक्वेक, भूकंप, तो वो सबसे ज्यादा लोअर, मीडियम और हायर, तीन बिल्डिंग में से कौन से बिल्डिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा बेटा? नो, मीडियम बिल्डिंग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, नो डाई। अब देखो सारे बिल्डिंग है, ये ऊपर वाला और उससे भी ये ऊपर वाला, राइट? सभी का ये पोर्शन ओपन है कि नहीं है? थोड़े बहुत ऐसे ऑसिलेट होते होंगे कि नहीं होते होंगे? हाँ या ना? अर्थक्वेक आया मतलब वो फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी लेके आया, ये स्मॉल बिल्डिंग कम वाइब्रेशन होगा, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो ये इस जो अर्थक्वेक है ना, उसका वाइब्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए दोनों मैच नहीं होगा। क्लियर? हाई राइज बिल्डिंग है, उसका ऑसिलेशन थोड़ा ज्यादा होगा, अब इतना नहीं होता है। ओ हाँ, हम लोग थोड़ी ना झूला झूलने के लिए बिल्डिंग में रहते हैं, उसके लिए अलग है। क्लियर? तो उसकी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेट नेचुरल वाली वो ज्यादा होती है, अर्थक्वेक की कम होती है वहां पे, इसलिए वहां पे भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने क्या बोला, स्मॉल बिल्डिंग में नेचुरल फ्रीक्वेंसी खुशी बेटा कम होगी अर्थक्वेक से, हाई राइज बिल्डिंग में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अर्थक्वेक से, मतलब फोर्स, मतलब दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ बेटा, मीडियम में इक्वल होगा, दोनों का बीच में कंडीशन देखो, तो मीडियम में नियर अबाउट इक्वल होने के लिए ट्राई हो रहा है, इसलिए मीडियम बिल्डिंग को, मीडियम राइज मतलब जो बिल्डिंग होती है उसमें नुकसान ज्यादा पहुंचता है। क्लियर? ओके। तो बेटा आप लोग ये जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया ना, फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन का, वो रीड करना है पूरा। क्लियर? उसमें देखो मैं भी ग्राफ ड्रॉ करके एक दिखाता हूं,
आप है ना नीट जेडबल के लिए बेटा इतना कर देना, क्या मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, 2 मिनट रुको, स्क्रीन शेयर, ये व्हाइट बोर्ड आ गया, मैं कहाँ चला गया व्हाइट बोर्ड, हाँ ये रहा। ओके, इसके लिए आप फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन में है ना, ये इक्वेशन आप याद रखो पहले तो, एक ये चीज याद रखो, ये याद ना रहे तो टेंशन मत लेना, ये वाला टेंशन मत लेना, बट इसमें है ना ये चीज याद रखो, क्या मैंने बोला कि व्हेन बी आपका 0 होगा और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम मतलब कितना, इनफाइनाइट। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो बेटा एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। इसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इन लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है, मैं आपको बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ओमेगा बाय ओमेगा नॉट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कैसे, कि ये ऑसिलेशन हो रहा है, देखो ऐसे होगा, बट मैं जो बता रहा हूं ये कंडीशन, इसमें वापस आएगा ही नहीं, ये ग्राफ ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे आएगा, ये इनफाइनाइट का सिंबल बता रहा है, यहां पे कुछ होगा ही नहीं। बट जैसे बी की वैल्यू मिलेगी आपको, ये बी इज इक्वल टू 0 का ग्राफ था, ये ग्राफ था, अब मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये बी जो है वो 0 से स्मॉल है, मतलब कुछ वैल्यू है, 0 से कम है, इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। कैसे, क्योंकि आपका ये पोर्शन 0 हुआ है बट ये तो 0 नहीं हुआ है ना, जब दोनों 0 होगा तब इनफाइनाइट होगा। अब उसके पास कुछ वैल्यू है, अब इसके बाद का ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब B2 जो है वो B1 से भी, क्लियर, गलती हो गई, ऐसा लिखना था, 0 से बड़ा है ये भी B1 B2 से बड़ा है, तो थोड़ा एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस यानी कि डैम्पिंग कांस्टेंट बी, वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। मैंने क्या बोला, पहले ऐसे है, ये इनफाइनाइट, अब रेजिस्टेंस आया तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ उससे, और रेजिस्टेंस आया तो और डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा। इसको डिटेल में है ना, डिटेल में बेटा 12th में पढ़ेंगे, जो हम लोग ट्यूनिंग करते हैं ना, ट्यूनिंग रेडियो में, वहां पे ये ग्राफ यूज होता है, इसको रेजोनेंस कर्व बोलते हैं। तो ये जो कंडीशन थी ना बेटा, ये वाली कंडीशन, ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये कंडीशन है कि जहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, वहां पे रेडियो ट्यूनिंग, मतलब वहां पे ना हम लोग चार्ज को ऑसिलेट करवाएंगे 12th में, उस टाइम पे हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा, यार उस टाइम पे हम लोग ये पढ़ेंगे, अभी नहीं। ओके, तो मैं इसका अभी पहले एक बार एज यूजुअल राइट, ओके। तो यहां पे हमारे चैप्टर्स की थियरी खत्म हुई, चैप्टर्स की थियरी खत्म हुई सारी, क्लियर। अब दूसरी बात, थर्सडे को आपका बेसिक का टेस्ट है। बेसिक का मतलब हमारे जो टैक्स है ना, टैक्स, टैक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, उसका थर्सडे टेस्ट है, उसमें टैक्स की प्रिपरेशन करनी है।
और नेक्स्ट मंडे हमारा नीट जेई का टेस्ट रहेगा बेटा, रेडी फॉर दैट। 4141 क्लियर। नेक्स्ट मंडे बोला मैंने, कब बोला? नेक्स्ट मंडे। क्लियर। कल मैं क्या करवाने वाला हूं मैं आपको बता देता हूं, मैं एक्स्ट्रा सम्स करवाऊंगा आपको, सेकेंड आपकी फिंगर टिप्स और दिशा अब दोनों खत्म हो जानी चाहिए। कल आपको डाउट्स पूछना है तो पूछ लेना, उसके बाद मैं सोल्व नहीं करवाने वाला, उसके बाद मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, ये याद रखना। आपको उसके डाउट्स पूछने हैं तो कल ही पूछ लेना। क्लियर। और एक्स्ट्रा सम्स में करवाऊंगा थोड़े जेडबल नीट बेस के, थोड़े डिटेल में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ओके, आज का टॉपिक रीडिंग करना है बेटा। ओके, फोर्स बेस्ड ऑसिलेशन में रीडिंग करना है। मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूं सबको बेटा, डोंट वरी। क्लियर। मैंने फिर से क्या बोला? रीड करना है। चलो अभी कर देता हूं, अदरवाइज है ना टाइम चला जाता है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर कुछ नहीं करते हैं। 11th इंग्लिश मीडियम, ये रही डॉक्यूमेंट फाइल और डॉक्यूमेंट्स, जूम, चलो मिल गए आपको। ओके बेटा, मिल गया। क्लियर। तो फिर से एक बार दोहरा देता हूं, थर्सडे को हमारा टेस्ट है कौन सा? टैक्स बेस। पूरे टैक्स बेस सम्स करने हैं, जितने भी चले वो सारे। इलस्ट्रेशन सारे खत्म हो गए, आपको भी पता चल गया। एक्सरसाइज के जो मेन सम्स थे वो खत्म हो गए। अब बाकी जो एडिशनल एक्सरसाइज के हैं, बाकी जो बचे ना वो एडिशनल एक्सरसाइज के, वो जेडबल नीट के लिए काम लगने वाले हैं, वो मैं अब करवाऊंगा। क्यों फ्राइडे राखो ने? रीजन बोलो फ्राइडे नो। नो नो नो, थर्सडे हो जाएगा। आज आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे शाम को है बेटा, हो जाएगा। और हम लोगों को तो थोड़ा बहुत ही प्रिपरेशन करना बाकी है, पीछे वाला। आगे का तो पहले से हो गया, एग्जाम दे रखी है हम लोगों ने उसकी तो। क्लियर। चलो, तो अभी मैं आज के लिए लेक्चर खत्म करने जा रहा हूं। कल मिलेंगे जेडबल नीट के सेशन के साथ और हम लोग वेव स्टार्ट करेंगे।